बिजली के बिलों का बहरान शदीद तर होता जा रहा है और हमारी गरीब अवाम, बेचारी अवाम पिसती जा रही है और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं आज आपके साथ एक कंपैरिजन रखना चाहता हूं कि लंदन में जो एनर्जी बिल्स हम यहाँ पे करते हैं उसका पाकिस्तान के एनर्जी बिल्स के साथ क्या कंपैरिजन है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको बहुत सिंपलीफाई और आसान रखूं ताकि नॉर्मल बंदे को भी समझ आ जाए कि क्या कंपैरिजन है। यहाँ पे सबसे पहले मैं चीज़ कंपेयर करना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक एनर्जी के सेक्टर के साथ हो या किसी और सेक्टर के साथ हो, क्या वो किसी किस्म की बिलिंग से एग्जेम्प्ट हैं? द स्ट्रेट आंसर इज नो। ईच एंड एवरी पर्सन हियर इन द यूके और लंदन हैज टू पे एनर्जी बिल्स। हर बंदा जो है वो अपने बिल्स पे करता है, वो अपने टैक्सेस पे करता है। जबकि पाकिस्तान में हमें पता है कि कोई अशराफिया नाम से कोई मखलूक रहती है पाकिस्तान में, जो बेसिकली इन तमाम चीज़ों से एग्जम्प्टेड है। ना उन्होंने बिल देने हैं, ना उन्होंने घरों के किराए देने हैं, उनको बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ मिलती है, उन्होंने अपनी पे से कोई चीज़ पे नहीं करनी होती, जो कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। उसके बाद आते हैं पर यूनिट प्राइस के ऊपर। पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन जो है वो जो प्राइस है बिजली की वो डिफरेंट सेक्टर्स में या डिफरेंट आप कह लें उसकी स्लैब्स हैं, जबकि यूके में या लंदन में ऐसा नहीं है। तकरीबन 30 पेंस, जो कोई आसान अल्फाज में अगर मैं उसको समझाना चाहूँ तो पाकिस्तानी 100 रुपया बनता है पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल का। जबकि पाकिस्तान में ये प्राइस इस टाइम 27 से 28 रुपये है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी याद रखनी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो एक आम मजदूर की तनख्वाह है या जो लोवेस्ट इनकम है वो तकरीबन 30,000 रुपीज़ या 35,000 रुपीज़ जो गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया, जिसके ऊपर अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, वो है 35,000 रुपीज़ आप मंथली कमाते हैं। जबकि यूके में तकरीबन जो ये आवरली रेट है तकरीबन 9.5 पाउंड्स है और लंदन में तकरीबन ये 10.6 पाउंड्स है। तो बेसिकली अगर आप पूरा दिन काम करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो आप 80 पाउंड्स जो है वो कमा सकते हैं, जो कि अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में ट्रांसलेट करें तो वो तकरीबन आप समझ लें कि वो 30,000 या 32,000 बनता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे दो बंदों की फैमिली है या तीन बंदों की फैमिली है तो उनका महीने का बिल जो है वो तकरीबन 100 पाउंड्स के करीब जो है वो लगभग आता है। तो इसका मतलब ये कि एक बंदा जो है अगर आप वो पूरा दिन काम करे तो वो पूरे एक दिन की कमाई से अपना एनर्जी का बिल जो है वो दे सकता है। लेकिन कमिंग बैक टू पाकिस्तान, अगर वो दो और तीन बंदों की फैमिली पाकिस्तान में रह रही है और उस मजदूर की जो इनकम है वो 35,000 रुपीज़ है और अगर उसके तकरीबन 200-250 यूनिट्स लगते हैं तो उसका जो बिजली का बिल है उसमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट टैक्सेस, एक्स्ट्रा टैक्सेस और नीलम जहर नाम से जो उसके ऊपर टैक्सेस डाले जाते हैं, या जो टीवी लाइसेंसेस की फीस है, या जीएसटी के नाम से तमाम लाजमात ऐड करने के बाद जो बिल बनता है तकरीबन वो 12 से 15,000 बनता है। तो वो मजदूर इंसान वो कैसे ये एनर्जी बिल जो है वो पे करेगा? और मैं यहाँ पे समझता हूँ कि हमारी नीयतों के अंदर फुकदान है। जो हमारी गवर्नमेंट या जो हमारा सिस्टम है जो ये तमाम चीज़ें रन करता है, उनकी नीयतों के अंदर फुकदान मुझे नज़र आता है। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने मुल्क में तो वो हो जाती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं, बायोमेट्रिक निज़ाम, आप उसके बगैर सिम इशू नहीं करवा सकते। हर इंसान के लिए वो कंपल्सरी है उस प्रोसेस से गुजरना, और उसमें गवर्नमेंट ने बड़े आसानी से इंप्लीमेंट कर लिया। तो क्या पाकिस्तान में बिजली जो है उसकी चोरी पकड़ना क्या इतना ही मुश्किल काम है? हम 9 मई के वाकयात हों तो हम एक-एक बंदे को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, उस पे मुकदमा चला सकते हैं। तो क्या इतने बड़े मुल्क में हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि जी हम बिजली के जो चोरी करने वाले हैं, जो बिजली को चोरी करके तमाम पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं, उनको ना पकड़ सकें? अगेन यहाँ पे आती है बात नीयतों की, और जहाँ पे नीयत नहीं होगी वो वाला काम नहीं होगा जब तक हम अपनी नीयत नहीं सीधी करेंगे। और मैं इसमें अवाम का कसूरवार नहीं समझता, ये कसूर जो है हमारी उन तमाम ऑफिशियल्स का है जो बेसिकली हमारे जो गवर्नमेंट है उसको रन कर रहे हैं, चाहे वो महकमा ज़राअत से हैं, चाहे वो महकमा तालीम से हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन से हैं, चाहे वो हमारे इंसाफ का निज़ाम है। जितने भी इसमें इदारे इन्वॉल्व हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान को इस नहज तक पहुँचाने में। क्योंकि अगर वो चीज़ें अपने सही तरीके से करते तो आज हमारे मुल्क में बिजली चोरी ना होती। पाकिस्तान में इस टाइम 22% लाइन लॉसेस हैं, जबकि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है या यूके में है, जो लाइन लॉसेस होते हैं वो 6 to 7% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लाइन लॉसेस क्या होते हैं? ज़ाहिर है जब बिजली की तरसील की जाती है, उसकी ट्रांसमिशन की जाती है, तो जब वो बिजली वायर में से गुजरती है तो कुछ एनर्जी लॉस होती है, तो वो ज़ाहिर है उस लॉसेस में चली जाती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में बिजली बहुत ज़्यादा चोरी होती है, तो आप समझ लें कि तकरीबन 25%, अगर हम 100 यूनिट्स बना रहे हैं तो 25 यूनिट जो है वो लाइन लॉसेस के नाम पे ज़ाया हो जाते हैं, यानी कि हमारी इतनी ज़्यादा बिजली चोरी हो जाती है। अब उसका बिल जो है वो किसने पे करना है? वो हमारी मजदूर अवाम जो बेचारी हर तरह के टैक्सेस दे रही है, उनके खून पसीने की कमाई से नचोड़ा जाता है।
اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی نیتیں صاف نہیں کریں گے، میں بات کر رہا ہوں اپنے اشرافیہ کی، جب تک وہ واقعی میں نیتیں صاف نہیں کریں گے، یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہونا۔ اور ہم پاکستانی ایک گرداب میں پھنس چکے ہیں، ایک لوپ کے اندر پھنس چکے ہیں کہ جی بجلی سستی بنے گی تو ہم بجلی سستی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جی ہماری پچھلی گورنمنٹس نے پاور پلانٹس جن کو رینٹل پاور پلانٹس بھی کہا جاتا ہے، ان کے اوپر ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں جو کہ بہت مہنگی بجلی ہمیں پڑتی ہے۔ تو کیونکہ ہم نے وہ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں تو اس لیے بجلی مہنگی بنے گی، تو ہم ایک چکر میں ہیں کہ جب تک ہمارے پاس فائنانسز نہیں ہوں گے ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کر سکیں گے، انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوگا تو بجلی سستی نہیں ہوگی۔ تو یہ لوپ جو ہے نا یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ ہمیں اپنی پرائرٹیز جو ہیں وہ ڈیفائن کرنی پڑیں گی، ہمیں کچھ سخت ایکشن لینے پڑیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے جو یہ فری الیکٹریسٹی لوگوں کو مل رہی ہے وہ ختم کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا سٹیپ، اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا میں آپ ڈوئل نیشنلٹی نہیں لے سکتے، ان کے جو آفیشلز ہیں یا وہ انڈین ہیں یا وہ کسی اور ملک کے نیشنلز ہیں۔ جب تک ہمارے ملک میں یہ ڈوئل نیشنلٹی رہے گی کہ آپ پاکستانی بھی ہیں اور آپ اس کے بعد اپنی جاب ختم کرنے کے بعد مزے سے دوسرے کنٹریز میں چلے جائیں اور اس کو انجوائے کرتے رہیں نیشنلٹیز کو، جب تک یہ سسٹم ہمارے ملک میں رہے گا تب تک اس ملک کا کچھ نہیں بن سکتا۔ کیونکہ ہماری اشرافیہ جو ہے وہ بڑے آرام سے اپنی جابز کرنے کے بعد کوئی آسٹریلیا چلا جاتا ہے، کوئی بیلجیم چلا جاتا ہے، کوئی لنڈن چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں رہنا کس نے ہے؟ غریب عوام نے رہنا ہے، غریب لوگوں نے رہنا ہے، ان کے اوپر سارے کا سارا جو ہے وہ بوجھ پڑتا ہے۔ جب تک ہم یہ ڈوئل نیشنلٹی نہیں ختم کریں گے تب تک جن لوگوں نے اس کنٹری کو رن کرنا ہے ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہم نے ملک سیدھا کرنا ہے۔ جب تک ہماری اشرافیہ کے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں پڑھیں گے، جب تک ہماری اشرافیہ کے بچے گورنمنٹ جو ان کی فیملیز ہیں جب تک وہ گورنمنٹ ہسپتالوں میں ان کا علاج نہیں ہوگا، ان کو ایک کامن مین کا پرابلم سمجھ نہیں آئے گا، اور جب تک وہ سمجھ نہیں آئے گا تب تک یہ ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں کوئی ایسی مینجمنٹ آئے، کوئی ایسی گورننس آئے جو ان تمام مسئلوں کو سمجھے اور ہمیں اس گرداب سے نکالے، ورنہ جو آنے والا فیوچر ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے، اور وہ پاکستان کیسے پاکستان کی عوام بیچاری کیسے اس کو فیس کرے گی، اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حافظ ہے۔ اس ٹائم پہ جتنے بھی آفیشلز ہیں ان کو صرف اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کرے کہ ہمیں اچھی مینجمنٹ ملے اور ہم ایک ترقی کے راستے پہ گامزن ہوں۔ عامر حسن، سائننگ آف۔